वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की जो क्लास है हमारी उसमें हम बात करेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की। ठीक है। और ये हमारा थर्ड वीडियो है इसी लेक्चर के ऊपर, जिसमें हमने बात की है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है। तो ये हमारा जो है थर्ड क्लास है। और इस थर्ड क्लास में हम चार टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। एक ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर, दूसरा हाई बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड होगा हमारा द कोहेसिव एंड एडेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, एंड वाटर हैज ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। कोहेसिव एंड एडेसिव जो प्रॉपर्टी है वो भी ठीक जो है टॉपिक है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादातर पूछ लिया जाता है ना। तो चलिए देख लेते हैं हम कि क्या है इस तरह की प्रॉपर्टीज है। चार प्रॉपर्टी जो है हमारी, फर्स्ट तो है ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर, दूसरा है हाई बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है कोहेसिव एंड एडेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, और वाटर है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये चार प्रॉपर्टी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर किसे बोलते हैं? देखो वाटर क्या है कि जब हम किसी कांच के ग्लास के अंदर अगर आप वाटर को रख के देखोगे, वाटर को भरोगे इसके अंदर, कोई कांच का ग्लास है और उसके अंदर आपने जो है क्या किया है, वाटर को फिल कर रखा है, तो हमें वो जो है आर पार दिखाई देता है ना। आर पार दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है कि जो वाटर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। वाटर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। जब तक इस वाटर के अंदर, वाटर ट्रांसपेरेंट होने का क्या फायदा है, वाटर के ट्रांसपिरेशन का क्या फायदा है प्लांट्स के लिए? तो देखो, जो लीफ होती है, अगर वाटर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो लीफ के अंदर जो सूर्य का प्रकाश आता है, क्योंकि हमें पता है कि लीफ की जो कोशिका, ये लीफ है, और इस लीफ में से हम जो है ये सेल ले लेते हैं। यहाँ पर ये सेल हमने ले ली है। ठीक है। ये हमारी सेल है, और इस सेल में यहाँ पर्टिकुलर जगह पर क्या है, आपके क्लोरोप्लास्ट पड़े हुए हैं। ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब इन क्लोरोप्लास्ट के ऊपर क्या होगा, सन जो एनर्जी है, मतलब जो सूर्य का प्रकाश है वो आएगा, रेडिएंट एनर्जी जो है वो आएगी। अब चूंकि जो हमारी सेल है, वो सेल किसके द्वारा फिल हो रखी है? वो सेल फिल हो रखी है हमारे वाटर के द्वारा। इस तरह से वाटर के द्वारा ये फिल हो रखी है, मान लेते हैं। ठीक है। वाटर है इसके अंदर, 80% के लगभग वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है। तो अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है ना, वो क्लोरोप्लास्ट तक नहीं पहुंचता। क्लोरोप्लास्ट तक क्यों नहीं पहुंचता? अगर मैं इस सेल की मोटाई के हिसाब से बात करूं तो मान लो ये सेल की मोटाई है। ठीक है। ये सेल की क्या है? मोटाई है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है? यहाँ पर, इस जगह पर है आपका क्लोरोप्लास्ट। इसको दूसरे कलर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये इस जगह पर ये क्लोरोप्लास्ट रखे हुए हैं आपके। ठीक है। अब जो सन एनर्जी है, वो सन एनर्जी यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती तो जो सूर्य का जो प्रकाश है, जो फोटोन है, वो यहाँ से रिप्लेस हो जाता। यहाँ से क्या हो जाता, वो रिप्लेस हो जाता है। इससे यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल होता तो उससे टकराता और निकल जाता। लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये जो रेडिएंट एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है यहाँ पर, वो सीधी सीधी इस ये जो वाटर होता है इसको पेनिट्रेट कर देती है। और पेनिट्रेट करती है तो आपने ग्लास की सिल्ली में, कांच की सिल्ली में, या बाल्टी के अंदर सिक्का मुड़ा हुआ देखा होगा कि जब हम जो सिक्का होता है वो थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है जब हम पानी के अंदर देखते हैं। तो वो इसका कारण क्या होता है कि जो यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश गिरता है, वो सूर्य का प्रकाश इससे टकराने के बाद में हल्का सा मुड़ जाता है। हल्का सा क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। लेकिन वो फिर भी क्या होता है, इसके अंदर जो वाटर होता है उसके अंदर ट्रेवल करता है, और ट्रेवल करके वो पहुंचता है कहाँ तक? क्लोरोप्लास्ट तक, और आराम से इजी वे में जो है प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। तो वाटर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो ये ट्रांसपिरेशन हमारा जो, सॉरी, जो अपना प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस, वो नहीं हो पाता। ठीक है। दूसरी खास बात क्या होती है कि देखो, जो समुद्र होता है, जो समुद्र होता है, उस समुद्र के अंदर भी जो वाटर होता है उसका लेवल काफी ज्यादा होता है, मतलब वाटर भरा होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो वाटर भरा होता है, उसकी वजह से जो सूर्य का प्रकाश होता है वो नीचे वाले रहने वाले पौधों तक कैसे पहुंचेगा? जो तली के अंदर है, मान लो ये हमारा क्या है, समुद्र है ना। ठीक है। ये इतना समुद्र है, और जो तली में रहने वाले जो प्लांट है वो यहाँ पर उग रहे हैं, इस जगह पर हमारे प्लांट जो है वो ग्रो हो रहे हैं। ठीक है। जो सतह पर है उनको तो इजी वे में मिल जाएगा सूर्य का प्रकाश। लेकिन जो बिल्कुल ग्राउंड के अंदर है, जहां पर उग रहे हैं, वहां तक कैसे पहुंचेगा? तो वहां तक पहुंचने के लिए भी प्रकाश को
ऊपर सतह से लेकर नीचे तक क्या करना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है। और ये जो ट्रेवलिंग होती है, ये ट्रेवलिंग ट्रांसपेरेंसी की वजह से होती है। अगर यहाँ बीच में कुछ कण होते इसके, तो ये प्रकाश के जो कण हैं या प्रकाश की जो किरण है, ये यहाँ टकराती और वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती और चली जाती, और प्रकाश संश्लेषण होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आई बात? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। चलिए, तो वाटर इज ट्रांसपेरेंट विद रेस्पेक्ट टू लाइट, है ना। लाइट की रेस्पेक्ट में जो वाटर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ड्यू टू दिस कैरेक्टर ऑफ वाटर, द क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन प्लांट सेल कैन एब्जॉर्ब सफिशिएंट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस कैरेक्टर के कारण जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सफिशिएंट लाइट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है। Many fresh water and marine aquatic plant can absorb light easily and grow well due to transparency. इसी ट्रांसपेरेंसी के कारण जो फ्रेश वाटर और जो समुद्र के अंदर, मेराइन यानी कि समुद्र के अंदर उगने वाले जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, वो इजी वे में क्या कर सकते हैं, इजीली जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं और अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। किसके कारण? ट्रांसपेरेंसी के कारण। वेल ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी, ड्यू का मतलब होता है कारण, ठीक है ना। यहाँ पर ड्यू टू का मतलब होता है बेटा जी कारण। थोड़ा सा ध्यान रखना है, चीजें धीरे धीरे सीख जाओगे आप। ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी, तो इस ट्रांसपेरेंसी के कारण क्या है कि जो वाटर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। इस ट्रांसपेरेंसी के कारण जो सूर्य का प्रकाश होता है वो इजी वे में पौधों को मिल जाता है। ठीक है। ऑफ वाटर, सेवरल एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव ऑन दीज प्लांट्स, क्योंकि जो कुछ एनिमल होते हैं जैसे छोटी छोटी मछलियां होती है यहाँ पर समुद्र के अंदर, वो छोटी छोटी मछलियां इन एक्वेटिक प्लांट के ऊपर ही डिपेंड होती है। ठीक है ना, वो इन्हीं को खाती है और इन्हीं से अपना पोषण लेती है। अगर ये तली के अंदर नहीं उगेंगे तो फिर इन छोटी छोटी मछलियों को भी ऊपर आना पड़ेगा, ऊपर सतह के ऊपर तैरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है वाटर का, इसलिए बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। ठीक है ना। हम भी क्या करते हैं, पानी अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ा सा बहुत भी कचरा होता है, तो हम भी उसको पानी को यूज नहीं करते हैं ना, नहीं करते ना। तो उस ट्रांसपेरेंसी में हमें वो कचरा दिख जाता है। मान लो पानी का कलर होता नीला, जैसे मैंने यहाँ देखा कि डार्क नीला कलर होता है इसका। कैसा कलर होता है? बिल्कुल डार्क नीला कलर होता है, इस तरह का कलर होता है पानी का। और पानी में अगर कोई कचरा पड़ा हुआ होता, पानी के अंदर कोई कचरा पड़ा हुआ होता है, कोई अशुद्धि खुली हुई होती है, तो हमें दिखाई नहीं देती, नहीं दिखती ना, और हम कोई सा भी पानी पी लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना। ये हमें बचाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी के अंदर, हाँ पानी के अंदर ट्रांसपेरेंट चीजें घुल जाती है। जैसे नमक घोलने के बाद हमें पता नहीं लगेगा कि ये पानी में नमक घुला हुआ है, जब तक हम उसका स्वाद नहीं लेंगे। देखने से हमें पता नहीं चलेगा, स्वाद से ही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर नमक घुला हुआ है। ठीक है, तो ये इसका कारण है, ट्रांसपेरेंसी का कारण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, पहले तो बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? दो तरह के पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एक तो होता है बॉइलिंग पॉइंट और एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का इस्तेमाल हम करते हैं बर्फ के लिए। किसके लिए करते हैं? बर्फ के लिए, जो आइस होती है उसके लिए करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आइस का पिघलना, वो क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, कब पिघलती है आइस? आइस पिघलती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है आइस पिघलना शुरू हो जाती है हमारी। मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाएंगे तो बर्फ जमना शुरू हो जाएगी, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाते हमारे जो है आइस वो पिघलना शुरू हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग का मतलब होता है उबालना। उबालने वाला जो पॉइंट होता है वो वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है भाई? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही वाटर पहुंचता है, वाटर का टेम्परेचर पहुंचता है, ये जो पानी होता है वो उबलना शुरू होता है। और किसमें बदलना शुरू होता है? वेपर के अंदर बदलना शुरू होता है। जबकि मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट में जो सॉलिड चीज होती है, सॉलिड, वो किसमें? लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है। सॉलिड जो होता है वो, सॉलिड फेज जो होती है वो लिक्विड फेज के अंदर कन्वर्ट होती है। बॉइलिंग में क्या होता है? बॉइलिंग में जो लिक्विड फॉर्म होती है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू होती है, गैस या वेपर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होती है। बस इतना सा ध्यान रखना है हमें। ठीक है, एज मेंशन अबव देयर इज ए ग्रेटर अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, है ना। क्योंकि जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल है उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, इस तरीके से ये अट्रैक्शन होता है इस तरह से, है ना, वाटर मॉलिक्यूल। If it therefore take a considerable heat to break the bond responsible for this attraction। अब ये जो अट्रैक्शन होता है इसको तोड़ने के लिए हमें कुछ हीट की रिक्वायरमेंट होती है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें
हीट की रिक्वायरमेंट होती है या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट। एज सच मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स फॉर्म लिक्विड टू गैस। तो ये जो एनर्जी हमें रिक्वायर होती है, उस एनर्जी को, वो एनर्जी इतनी चाहिए होती है हमें, कितनी चाहिए होती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसके टेम्परेचर को पहुंचा सके, ताकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक हो सके और वाटर जो है वो वेपर के अंदर या गैस के अंदर कन्वर्ट हो सकते। एज मच एज, ठीक है ना, एज सच मच हीट इज रिक्वायर, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट होती है टू चेंज इट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, इसे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और ये एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन है। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला इधर, ठीक है। तो ये एक मिनट, तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पर, बीच में थोड़ा सा वो बटन दब गया था, ठीक है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा, उसको हम हीट की जो क्वांटिटी होती है उसके थ्रू ज्ञात कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये याद रखना है, ठीक है। अब बहुत सी बार ये पूछा जाता है कि सर जो ये बॉइलिंग मतलब जो वाटर होता है, क्या कम डिग्री सेंटीग्रेड पर भी उबल सकता है क्या? तो बिल्कुल उबल सकता है, लेकिन उबालने के लिए जब तक उसके अंदर उबाल आएगा तब तक उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट की शुरुआत होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरुआत होती है और लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बर्फ होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही मान लो आप, तो क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नीचे तक तो क्या होती है, देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बर्फ जमना शुरू होती है। जो बर्फ होती है हमारी, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जमना शुरू होती है। मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आते हैं हम, जैसे मैंने बोला 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, आइस में आइस फॉर्म होना शुरू हो जाती है। तो 3.8 पे जैसे पहुंचते हैं हम, आइस फॉर्म शुरू होती है। तो कुछ तो आइस होती है, कुछ क्या होता है यहाँ पर, लिक्विड फॉर्म होती है ना, कुछ आइस होती है, कुछ लिक्विड फॉर्म होती है। तो जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे, हमारा ये फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप ये ध्यान रखो, सॉरी, कितना, फ्रीजिंग पॉइंट कितना लिखना है हमें, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है मेल्टिंग पॉइंट, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ कंप्लीट जम जाती है। तो जैसे ही कंप्लीट बर्फ जमती है, आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर उसको थोड़ी देर रखोगे तो वापस से वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो मेल्ट होगा तो हीट निकलेगी बाहर, और बाहर हीट निकलने की वजह से जो वाटर है वो पिघलना शुरू हो जाएगा बर्फ से। देखो, जैसे जब तक हम उसको फ्रिज के अंदर नहीं रखते हैं, ठीक है ना, वाटर को जब तक हम किसके अंदर नहीं रखते, फ्रिज के अंदर नहीं, मतलब जो बर्फ है हमारी, जब तक उसको हम फ्रिज के अंदर नहीं रखते हैं, तब तक तो आप किसी भी बर्फ के टुकड़े को जैसे हम बाहर लाते हैं, तो एक तो वो एनवायरनमेंट की गर्मी की वजह से, और दूसरा जो है वो अपने जो जालक है उस जालक को तोड़ने की वजह से जो एनर्जी रिड्यूस हो रही है, उसकी वजह से बर्फ जो है यहाँ पर पिघलना शुरू होती है। तो 3 चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। दोबारा से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। क्या क्या याद रखना है हमें, एक तो इसका बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। 3 चीजें जो है हमें याद रखनी है। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो कितना है भाई, बॉइलिंग पॉइंट है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट है यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है, इनको ध्यान रखना है हमें। चलिए आगे चलते हैं। द कोहेसिव एंड एडेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। कोहेसिव मतलब होता है संसर्जन, है ना, और एडेसिव का मतलब होता है चिपकना। एक तो होता है संसर्जन, संसर्जन ऐसे 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 ना, और एक एडेसिव का मतलब होता है चिपकना। दोनों चीज एक ही है। जब चिपक जाएगी तो उसे हम कोहेसिव बोलेंगे, जब वो चिपक जाएगी। एडेशन हो जाएगी, एडेशन हो जाएगा, या कोहेसिव हो जाएगा, मतलब चिपकना। तो किसी भी सतह के ऊपर क्या करना है, चिपकना है, बैठना है उसके ऊपर, उसी को बोलते हैं हम कोहेसिव एंड एडेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। अब क्या होता है देखिए, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर आल्सो गिव राइज टू प्रॉपर्टी नोन एज कोहेजन, ठीक है, कुशन। कोहेजन को आप बोल सकते हो कुशन, ठीक है। और एडेसिव को आप बोलते हो चिपकना। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 2 मॉलिक्यूल है आपके, और इन 2 मॉलिक्यूल के बीच में ये कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है।
तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कोहेसिव होती है, कुशन टाइप की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये खिंच जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा खींचने की कोशिश करूंगा तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है ये थोड़ा सा खिंच जाता है, एक्सटेंस हो जाता है। तो जब ये एक्सटेंशन बढ़ता है इसका, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसका भी एक्सटेंशन बढ़ता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसका भी एक्सटेंशन यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कोहेजन, द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। ये एक अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में, इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल के, ये जो वाटर है इस वाटर मॉलिक्यूल का इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है, ठीक है। ए रिलेटेड प्रॉपर्टी कॉल्ड एडेशन, इसी की जो प्रॉपर्टी है उसी का कहा जाता है एडेशन कहा जाता है, क्योंकि चिपके हुए एक दूसरे से, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडेशन बोलते हैं, ठीक है। इज द अट्रैक्शन ऑफ वाटर टू ए सॉलिड फेज, ठीक है, इज द अट्रैक्शन ऑफ वाटर टू ए सॉलिड फेज, ठीक है। अब जब ये अट्रैक्शन बढ़ता है तो ये सॉलिड फेज के अंदर कन्वर्ट होना चाहता है। एज ए सेल वॉल और ग्लास सरफेस, जैसे कि हमारी जो सेल वॉल होती है, ग्लास सरफेस होती है, उसके साथ में ये अटैच होता है, ठीक है। देखो कैसे होता है, ये यहाँ पर आप समझिए कि ये सेल वॉल है, ये हमारी कोशिका है, प्लांट सेल है, और इस प्लांट सेल में क्या भरा हुआ है, यहाँ पर प्लांट सेल में भरा हुआ है ये वाटर, इस तरीके से वाटर यहाँ पर फिल्ड है, ठीक है। ये वाटर इसके अंदर क्या हो रहा है, फिल है। इसी तरह से आप एक ग्लास ले लीजिए और उस ग्लास के ऊपर, ये जो ग्लास है यहाँ पर, उस ग्लास के अंदर जो है आपने वाटर को फिल कर रखा है, आपने वाटर को क्या कर रखा है, यहाँ पर फिल कर रखा है। तो ये जो वाटर फिल हो रखा है, ये जो फिल्ड वाटर है, ये इस ग्लास की सरफेस के ऊपर, ये जो ग्लास सरफेस है, इस ग्लास की सरफेस पर क्या कर रहा है, ये अटैच हो रहा है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे इस जो आपकी सेल वॉल है, इस सेल वॉल के साथ में या फिर इस ग्लास के सरफेस में क्या होंगे, यहाँ पर अटैच्ड होंगे, है ना, मतलब इसके साथ में जुड़ना शुरू करेंगे। इसे कहेंगे हम अधेशन, मतलब चिपकना। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर चिपक जाएंगे ग्लास की सरफेस पे, ठीक है। सीधा सीधा उदाहरण इसका ये है कि जैसे मान लो आप जो है जिस तरह से हम बर्तन के अंदर दूध डालते हैं और उसी दूध को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में अगर आप खाली करोगे तो कुछ लेयर जो होती है मिल्क की वो उस बर्तन के ऊपर रह जाती है ना, जैसे कटोरी है या कुछ भी है, इसके अंदर आपने डाला मिल्क को, तो मिल्क को इसमें डालने के बाद में जैसे आपने इसी को यहाँ से हटाकर दूसरे बर्तन के अंदर डाल दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मिल्क की एक लेयर जो है, एक परत जो है वो जम जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से वाटर जो होता है, जब वाटर को भी हम एक पात्र से दूसरे पात्र के अंदर डालते हैं तो एक हल्की सी लेयर जो होती है वो इसके अंदर जम जाती है। जब हम उसको थोड़ी देर रख देते हैं तो पूरे वाटर मॉलिक्यूल धीरे 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 नीचे आकर पैने में बैठ जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इन वाटर मॉलिक्यूल का ये जो सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस के साथ में जो बॉन्डिंग हो रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, अधेशन बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, कोहेजन, अधेशन एंड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ये तीनों फिनोमेना जो है मिल जाते हैं तो इसे कहा जाता है कैपिलरिटी, ठीक है। क्या क्या, जो आपका कोहेजन है, जैसा कि अभी हमने बताया कोहेजन क्या होता है कि जब हम किसी को इस तरह से स्प्रिंग जो होती है वो एज ए कोहेजन मान लो आपको ना, स्प्रिंग जो होती है वो, स्प्रिंग को अगर हम पुल एंड पुश करते हैं तो वो हमें कोहेजन देती है ना, संसर्जन देती है, कुशन देती है, ठीक है। अधेशन का मतलब हो गया चिपकना। तो एक तो कोहेजन, दूसरा अधेशन और तीसरा सरफेस टेंशन, जो पृष्ठ तनाव होता है, ये तीनों मिलकर जो है एक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं जिसे कहा जाता है क्या, उसे कहा जाता है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होती है, देखो इसको समझते हैं पहले। देखो, जब किसी छोटा सा एक पाइप है आपके पास में, बिल्कुल पतला सा पाइप है, और जब हम उस पतले से पाइप को किसी पानी के अंदर डुबोते हैं, तो जब हम इसको पानी के अंदर डुबोते हैं तो वाटर जो होता है इसके अंदर ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है, वाटर इसके ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है। तो इसका कारण क्या होता है, इसमें तीन फोर्स काम करते हैं। यहाँ पर ये जो वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें तीन फोर्स काम करते हैं, 3 फोर्सेज आर रिक्वायर। कौन कौन से, कोहेजन। कोहेजन क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हमें पता है कि एक कोहेजन प्रॉपर्टी है, एक दूसरे से ये जुड़े हुए। दूसरा अधेशन, अधेशन इसलिए कि जब हम इस वाटर कॉलम के अंदर, जब ये ऊपर चढ़ना, जब नीचे दबाव पड़ेगा तो जो वाटर होगा, वाटर जब इसके अंदर फिल होगा तो ये क्या करेगा, इस सरफेस के साथ में अटैच होना शुरू होंगे वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अधेशन बढ़ेगा। और सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि इसको एक्सपेंड होना है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे जैसे ही वो ओपन की तरफ जाएंगे तो वो उनके अंदर जो है पृष्ठ तनाव बढ़ना शुरू होगा। पृष्ठ तनाव बढ़ना शुरू होगा तो यहाँ पर कॉलम के अंदर
एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और उस स्पेसिफिक स्ट्रेंथ की वजह से जो है वाटर वो ऊपर की तरफ में चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये तीनों फोर्स जो है यहाँ पर इसको ऊपर चढ़ाने में मदद करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी। और इसके लिए हम जो है एक कैपिलरी का इस्तेमाल करते हैं, और जो पौधे होते हैं हमारे, वो जो वाटर को जाइलम के थ्रू ऊपर तक, टॉप तक ले जाते हैं। प्लांट जो होते हैं जड़ से टॉप तक जो वाटर को लेके जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पर हमारा प्लांट है, और ये प्लांट जो है यहाँ से जड़ से जो वाटर को खींचेगा, वो यहाँ से इसके टॉप की पत्ती तक पहुंचाएगा इसको। तो यहाँ से यहाँ तक खींचने के लिए कॉलम क्रिएट हो जाता है, एक कैपिलरी क्रिएट हो जाती है, और वो कैपिलरी जो होती है वो तीन फोर्स के ऊपर डिपेंड होती है, कोहेजन, एडेशन, सरफेस, ठीक है। तो ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं, कैपिलरिटी बनाते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर अलोंग ए कैपिलरी ट्यूब, है ना। इस वजह से क्या होता है, जो वाटर होता है वो एक कैपिलरी ट्यूब के सहारे ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है, और यही कारण है कि जो पौधे होते हैं वो नीचे से, जमीन से स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ टॉप तक जो है वो पानी को पहुंचा पाते हैं, ठीक है। दूसरा है, इन अ वैरायटी ओरिएंटेड ग्लास कैपिलरी ट्यूब द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू, ये जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है कैपिलरी के अंदर, सॉरी, जो कैपिलरी है उस कैपिलरी के अंदर जो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, ट्रांसपोर्टेशन ऊपर से लेकर नीचे तक जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इस कैपिलरी के अंदर, वो दो कारणों से हो रहा है, ठीक है ना। एक, द अट्रैक्शन ऑफ वाटर टू द पोलर सरफेस ऑफ द ग्लास ट्यूब, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं एडेशन। तो पहला तो क्या है यहाँ पर एडेशन, इसकी वजह से ये वाटर सरफेस के साथ में, इसके साथ जुड़ता जा रहा है सरफेस के साथ में, और वाटर फ्लो हो रहा है। और दूसरा, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर खाली जगह बच जाती है, वाटर यहाँ तक फिल हो गया, वाटर यहाँ तक फिल होने की वजह से यहाँ खाली जगह बच गई, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन क्रिएट हो गया, तो फिर से ये चढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चढ़ता हुआ चला जाए। टेन टू मिनिमाइज द एरिया ऑफ एयर वाटर इंटरफेस, ठीक है। तो एयर और वाटर का जो इंटरफेस है, एयर वाटर इंटरफेस का मतलब है कि इसके अंदर जो घुलित वायु है उसका जो एरिया है वो कम होता चला जाता है, और वाटर जो है इसके अंदर फिल होता हुआ चला जाता है। टुगेदर अडेशन एंड सरफेस टेंशन पुल ऑन द वाटर, तो ये अडेशन और सरफेस टेंशन जो होती है वो क्या करती है, वाटर को पुल करती है, वाटर के मोलिक्यूल को पुल करती है, काजिंग देम टू मूव अप द ट्यूब अंटिल द अपवर्ड फोर्स इज बैलेंस, ठीक है। ये तब तक इसको ऊपर की तरफ बढ़ाती रहेगी जब तक कि जो अपवर्ड फोर्स है, मतलब ऊपर लगने वाला जो, एक तो वाटर मोलिक्यूल के द्वारा लगने वाला जो फोर्स है वो, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं कोहेजन फोर्स। दूसरा, जो वाटर और जो सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो, जिसको हम बोल रहे हैं एडेशन फोर्स। और तीसरा, जो दो वाटर मॉलिक्यूल और एयर के बीच में यहाँ पर जो एक फोर्स क्रिएट हो रहा है जो कहलाता है हमारा सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया हमारा एडेशन, और तीसरा हो गया हमारा कोहेसिव फोर्स। ये तीन फोर्स जब तक बैलेंस में नहीं आ जाते तब तक ये वाटर चढ़ता रहता है, और जैसे ये तीनों फोर्स जो है बैलेंस में आते हैं, वाटर जो है चढ़ना बंद कर देता है ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो इट इज बैलेंस बाय द वेट ऑफ द वाटर कॉलम, ठीक है। ये डिपेंड करता है इस वाटर कॉलम के वेट पर। द स्मॉलर द ट्यूब द हायर द कैपिलरी राइज, जितनी छोटी ट्यूब होगी उतना ही ऊपर की तरफ में पानी को पहुंचाया जाएगा, जितनी छोटी ट्यूब होगी उतना ही पानी को ऊपर की तरफ में पहुंचाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब आज की क्लास का जो है टाइम तो ऐसे पूरा हो गया है, लेकिन अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम एक प्रॉपर्टी और बची है, इसकी दो प्रॉपर्टी, अभी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, पीएच पढ़ेंगे, बफर पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है आपका वाटर टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये हमारा बच गया है। अब इसको हम लास्ट क्लियर कर लेते हैं। वाटर है ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं तनन सामर्थ्य। टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, तनन सामर्थ्य। तनन सामर्थ्य का मतलब होता है कि खिंचाव, किस प्रकार का तनन जो होता है इसके अंदर, स्ट्रेंथ जो होती है वो वाटर के अंदर पाई जाती है, इसको कहा जाता है तनन सामर्थ्य। तनन सामर्थ्य का मतलब है कि जैसे मेरे पास ये पेन है और मैं इस पेन को अगर खींचने की कोशिश करूँ तो इसका एक स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है इसकी, वहां तक ही खींचेगा, उसके बाद में अपने आप ही क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो दैट इज द तनन सामर्थ्य। इसको ही हम सरफेस टेंशन के रूप में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में सरफेस टेंशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज को आप खींचो, आपके पास रुमाल है, उसको जितना खींचना चाहते हो उतना खींचो, एक लास्ट स्ट्रेंथ आएगी, उसके बाद में वो टूट जाएगा, यानी कि उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम वो कैसे होता है, हम इसको इस वाटर के रेफरेंस में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सॉरी
वाटर का जो तनन सामर्थ्य होता है वो क्या होता है, हाई होता है बेटा, है ना, क्या होता है, हाई होता है। इसके लिए हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट होगा यहाँ पर। कोहेजन गिव वाटर ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। कोहेजन कोहेजन फोर्स जो था, कोहेजन फोर्स का मतलब देखो ये मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब हमने कहा कि जब हम दो मॉलिक्यूल को आपस में एक दूसरे के विपरीत खींचते हैं तो ये जो बॉन्ड होता है इसका लेंथ जो होता है वो बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, हल्का सा। हालांकि इतना नहीं बढ़ता कि आप उसको खींच जाओ एकदम से लंबा खींच दो टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कोहेसिव फोर्स लग रहा है ना, क्या लग रहा है यहाँ पर, कोहेसिव फोर्स लग रहा है। इस कोहेसिव फोर्स की वजह से जो इसका तनन सामर्थ्य टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। डिफाइन एज द मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसको हम जो फोर्स होता है इसको पर यूनिट एरिया के हिसाब से जो है डिफाइन करते हैं, ठीक है। दैट कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर कैन विदस्टैंड बिफोर ब्रेकिंग। इसी वजह से जो हमने अभी देखा था कि जो कैपिलरी होती है उस कैपिलरी के अंदर जो वाटर होता है वो विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक के ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये इसका टनन सामर्थ्य होता है, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जो कि एक प्रकार का कोहेजिव फोर्स होता है। क्या होता है, कोहेजिव फोर्स होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टनन सामर्थ्य भी बोलते हैं, मतलब सेम चीज है। तो इस कोहेजिव फोर्स के कारण, ठीक है ना, ये तो फोर्स है, इस कोहेजिव फोर्स के कारण इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्रिएट होती है, ठीक है। और इस टेंसाइल स्ट्रेंथ को जो है हम डिफाइन करते हैं एज ए फोर्स, फोर्स की यूनिट के रूप में, ठीक है। इट कैन डेमोन्स्ट्रेट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर बाय प्लेसिंग इट ए कैप्ड सिरिंज, ठीक है। अब इस टेंसाइल स्ट्रेंथ को जो है हमें किस तरह से डिफाइन करना है, इसके लिए हम एक सिरिंज लेंगे और इस सिरिंज के अंदर जो है वाटर फिल कर देंगे यहाँ पर, और इसके ऊपर एक कैप लगा देंगे, ठीक है। और ये हमारा जो प्लग होगा सिरिंज का, जो प्लगर बोलेंगे इसको, प्लगर, इस प्लगर से इसके ऊपर दबाव डालेंगे। तो जब हम इसके ऊपर दबाव डालेंगे तो ये एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ तक जो है वो दब जाएगा इसके अंदर, मतलब इसके अंदर दबाव जो है जब डालेंगे तो मान लो इतना हमने दबा दिया इसको, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पर ये इतना ही दब पाएगा, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में दब पाएगा, ठीक है। वेन वी पुश द प्लगर द वाटर इज कंप्रेस्ड, जब हम इसको पुश करते हैं, इसके अंदर पुश करते हैं, नॉट पुल, जब हम इसको पुश करते हैं प्लगर को, तो जो वाटर होता है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। एंड ए पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बिल्डअप, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इन वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर होता है वो क्रिएट हो जाता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहाँ से क्रिएट हो रहा है, क्योंकि देखो ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, जब हम इसके ऊपर यहाँ से दबाव डालेंगे, इधर भी से भी इसके ऊपर दबाव डाल रहा है, तो ये पिचकेगा, दबेगा। जब ये दबेंगे मॉलिक्यूल, तो दबने की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा, इनके अंदर एक दाब बनेगा। इस दाब को, क्योंकि ये वाटर के अंदर बन रहा है, ठीक है ना, वाटर के अंदर बन रहा है, इसलिए हम इसको हाइड्रोस्टेटिक बोल रहे हैं। और यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, अब जो प्रेशर, वो प्रेशर है उसको कैसे मापेंगे, तो प्रेशर इज मेजर्ड इन द यूनिट कार्ड पास्कल। प्रेशर को हम किस में मापते हैं, पास्कल में, और मोर कोविनेटली मेगा पास्कल, और ज्यादा अमाउंट होती है तो उसको हम मेगा पास्कल के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। 1 मेगा पास्कल इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 9.9 एटमोस्फियर। अगर 1 मेगा पास्कल जो है, 1 MPa जो है यहाँ पर फोर्स लग रहा है, 1 मेगा पास्कल फोर्स यहाँ पर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 1 मेगा पास्कल फोर्स 9.9, यानी कि आप बोल दो 10 एटमोस्फियर प्रेशर के बराबर काम करता है। और ये बहुत ही हाई प्रेशर होता है, क्योंकि हम जो जीवन है धरती के ऊपर, वो मात्र 1 एटमोस्फियरिक प्रेशर पर इजी वे में जी सकता है। अब इसी प्रेशर को आप सॉरी, इसी प्रेशर को अगर आप 10 गुना बढ़ा दोगे, कितना 10 टाइम इंक्रीज कर दोगे, तो ये सामान्य जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होगा, ठीक। चलिए, तो 1 मेगा पास्कल बराबर कितना होता है, 10 ATM होता है ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ATP गलत लिख दिया था, एटमोस्फियर प्रेशर है ना, ATM, 1 एटमोस्फियर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल 1 MPa इक्वल टू 9.9 एटमोस्फियरिक प्रेशर, है ना, ठीक है। प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द फोर्स। अब प्रेशर की जो यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोल सकते हैं, दाब, ठीक है ना। प्रेशर, ये दाब, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन इस फोर्स को जो है हम डिनोट करते हैं, तो पर यूनिट एरिया के हिसाब से डिनोट करते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है ना, ये एक यूनिट है, और इस एरिया में कितना प्रेशर लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है, ठीक है।
और 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि हम फोर्स को न्यूटन मीटर स्क्वायर में नापते हैं, न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर में नापते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर में नापते हैं फोर्स को। तो फोर्स को जब हम न्यूटन मीटर स्क्वायर में नापते हैं और हम कह रहे हैं कि जो हमारा जो प्रेशर है वो प्रेशर फोर्स के बराबर है, तो इसको भी हम ये लिख सकते हैं। तो जो हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, 1 पास्कल। प्रेशर को हमने कहा कि पास्कल में नापते हैं, तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एन टू एन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम इसी को वॉल्यूम के कंसर्न में, आयतन के कंसर्न में इस्तेमाल करें, तो फिर हम यहाँ पर जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर की जगह 1 पास्कल को 1 जूल मीटर क्यूब के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये क्वांटिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, हालांकि हमें फिजिक्स नहीं पढ़नी है। ठीक है ना, बार बार आप सोच रहे हो सर ये क्या आ जाता है बार बार, भैया ऐसे ही आएगा इसमें ना, ये है ही फिजिक्स की चीजें तो ये तो पढ़नी पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा याद रखना है हमें, तो थोड़ा सा ये दो तीन चीजें याद रखनी, इतना क्वांटिटी अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है। आप तो ये ध्यान रखो कि फोर्स को हम, प्रेशर को हम पास्कल में माप रहे हैं, प्रेशर को किस में माप रहे हैं, पास्कल के अंदर माप रहे हैं। फोर्स को हम जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर में माप रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम को जब हम इसको उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, वॉल्यूम के अंदर, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यहाँ पर यूनिट एरिया था। ठीक है ना, एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब आयतन। अब आप किसी आयतन के हिसाब से लगाएं, क्योंकि वाटर में तो आयतन होता है। ठीक है ना, वाटर को आप ग्लास में रखोगे तो उसका आयतन अलग होगा, अगर उसको आप प्लेट के अंदर रखोगे तो उसका आयतन अलग होगा, तो अलग अलग आयतन मिलता है हमें। तो जब हम इसको आयतन के रूप में मापते हैं वाटर को, तो 1 पास्कल का मतलब होता है 1 जूल मीटर प्रति क्यूब। ठीक है ना, 1 जूल मीटर क्यूब, ये होता है इसका 1 जूल मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है 1 पास्कल का, किसमें आयतन की फॉर्म में। ठीक है, और जो अपना न्यूटन है, उस न्यूटन का मतलब होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, न्यूटन की इकाई क्या है, न्यूटन की इकाई होती है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 1 प्रति सेकंड में 1 किलोग्राम पर जितना बल लगाया जाता है उसे कहा जाता है 1 न्यूटन बल। कितना, 1 न्यूटन बल। ठीक है, तो एक एटमोस्फियर प्रेशर जो होता है वो होता है 14.7 पौंड, अगर पौंड में नापोगे आप। और पौंड जो होता है वो पर स्क्वायर इंच में नापा जाता है, एक एक इंच में। ठीक है, 1 इंच का ये कॉलम है, 1 इंच का ये कॉलम है, तो इस 1 इंच और 1 इंच वाले इस कॉलम में, क्योंकि ये अब क्या हो गया, चौकोर हो गया, वर्ग बन गया। ठीक है, तो इस पर स्क्वायर इंच में जब आप एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालोगे तो वो कितना होता है, 14.7 पौंड होता है। ठीक है, इसी तरह से 760 mm Hg के पारे पर, या ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, देखो यहाँ पर। एक तो अगर आप उसको पौंड में मापते हो तो ये थोड़ी सी मेजरिंग यूनिट है, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। कभी कभी पूछ ली जाती है, छोटे छोटे एग्जाम्स के अंदर भी पूछ ली जाती है, आपके CSIR नेट में भी हमें बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं के ऊपर डिपेंडेड होते हैं, इन सॉरी इन यूनिट्स के ऊपर जो है डिपेंडेड होते हैं। तो वहां पर भी हमें सोल्व करने में जो है इन्हीं से मदद मिलेगी। ठीक है ना, और चीज़ों को समझने में बहुत, देखो क्वांटिटी जो होती है, जो अंक होते हैं, मतलब जो जिनको हम क्वांटिटीज बोल रहे हैं, ये क्वांटिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, समझने के लिए भी और किसी चीज़ को सोल्व करने के लिए भी। ठीक है, अब आप सोचोगे सर हम तो जो ना ये केमिस्ट्री इसीलिए नहीं ली हमने कि बार बार ये चीज़ें आएंगी, है ना, बार बार आती रहेंगी चीज़ें, तो ये तो बार बार इसमें भी आएंगी, क्योंकि ये भी बायो केमिस्ट्री है। ये थोड़ी केमिस्ट्री से ज़्यादा पावरफुल है, थोड़ी सी ज़्यादा है, कठिन है। लेकिन हालांकि केमिस्ट्री तो है नहीं, ये पूरी की पूरी बायोलॉजी है। लेकिन अब बायोलॉजी को केमिस्ट्री के कंसर्न में समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर फिजिक्स भी इंक्लूडेड है, लेकिन फिजिक्स आपको ज़्यादा नहीं पढ़नी है। यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखनी है हमें जो नॉर्मल नॉर्मल है। जैसे एक एटमोसफियर को अगर पौंड के अंदर नापोगे तो 14.7 होता है। ठीक है, इसको एक पारे पे अगर नाम नापे तो इस 760 mm Hg जो है हमें वो मिलता है, जो सी लेवल 45 डिग्री लेटीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल लेटीट्यूड है। यहाँ पर 760 mm पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बार में अगर नापेंगे तो 1.013, मतलब 1.013 बार जो होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसी तरह आप इस एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मेगा पास्कल में मापोगे तो मेगा में 4 बिंदियों के बाद में, 4 के बाद में एक डॉट लगा देंगे तो 0.1013 मेगा पास्कल हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्या था, 10⁵ था कुछ, है ना, 5 था यहाँ पर। इसी तरह अगर हम इसको पास्कल में मापेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1.013 इंटू 10⁵ ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है
जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो 1 मेगापास्कल जो होता है, 1 मेगापास्कल का मतलब होता है 9.9 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो हमारा जो कार का टायर होता है, कार का टायर होता है वो, उसमें जो प्रेशर क्रिएट होता है वो 0.2 मेगापास्कल होता है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर वहां पर क्रिएट होता है। इसी तरह जो हमारे घर के नल होते हैं, जो घर के नल होते हैं उनके अंदर जो वाटर का प्रेशर होता है ना, वो होता है 0.02 से 0.3 मेगापास्कल। देखो ध्यान से देखो, समझो बात को। हमारा जो वाटर का टेप वाटर जो होता है उसके अंदर जो हम वाटर जो भरा होता है नल के पाइप के अंदर, तो कहीं से भी आ रहा हो उसके अंदर जो वाटर होता है वो 0.2 से लेकर 0.3 मेगा पास्कल जो है प्रेशर क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो वाटर प्रेशर अंडर 15 फीट, मतलब 5 मीटर का अगर कोई पाइप है आपके पास में, या 5 मीटर का कोई कॉलम है और आप उसके अंदर वाटर फिल करते हो, तो वहां पर भी 0.05 मेगा पास्कल जो है प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो ये प्रेशर की बात है, ठीक है। अब हम तो हमारी बात कर लेते हैं इधर कि हमने वाटर को भर दिया। इफ इंस्टेड ऑफ पुशिंग ऑन द प्लगर या प्लग वी पुल ऑन इट। अब हमने क्या किया, पहले तो इसको पुश कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आपस में बोर्ड के बीच में एक फोर्स क्रिएट हो गया था, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको पुल किया ना, पुल ऑन इट। इफ इंस्टेड वी पुशिंग ऑन द प्लग नट। अब हम क्या कर रहे हैं, उस जो सीरीज में हमने वाटर पर रखा था, पहले तो हमने उसको प्रेशराइज कर दिया। प्रेशराइज करने से जो प्रेशर क्रिएट हुआ वहां पर, उसको हमने कहा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या कहा हमने, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बदौलत अब दोबारा से हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, खींचना चाहते हैं। जब आप खींचते हो, जब हम खींचते हैं तो वहां पर एक फोर्स और क्रिएट होता है, ठीक है। तो वो होता है नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। एक बार तो हमने क्या किया कि वो जो वाटर के मॉलिक्यूल है उनको आपस में भिड़ा दिया मतलब जोड़ दिया, उनको बहुत ही ज्यादा प्रेशर से जो है अटैच कर दिया, ठीक है। उसको वहां तो हमने कर दिया हाइड्रोस्टेटिक, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक फोर्स क्रिएट। अब जब हम उसको वापस खींच रहे हैं तो वो जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो दूर दूर होंगे। तो दूर दूर होने के लिए वहां पर दोबारा से फिर एक फोर्स क्रिएट होगा, जिसे कहेंगे हम नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। ठीक। तो इफ इंस्टेड ऑफ पुशिंग ऑन द प्लगनर वी पुल ऑन इट, तो हम इसको क्या करेंगे, खींचेंगे। तो इस प्लगनर को जो है नीचे, प्लगर जो है इसको वापस पीछे खींचा जाएगा। तो इट ए ऑन इट ए टेंशन और नेगेटिव, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट होगी ना, एक टेंशन क्रिएट होगी या एक तनाव पैदा होगा। और ए नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या फिर नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है यहाँ पर क्रिएट होगा, डेवलप इन द वाटर टू रेजिस्ट द पुल। तो ये क्या करेगा, ये खींच रहे हैं हम इसको वापस जगह पर पहुंचाने के लिए, यहाँ पर इसको वापस से इस बदलाव को ये सहन नहीं करेगा, तो इसको वापस खींचने के लिए यहाँ पर एक नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट होगा। वो जो मॉलिक्यूल थे जिनको हमने हाइड्रोस्टेटिक के लिए पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है इसके ऊपर क्रिएट किया था, जब हम इसको खींचते हैं तो वो वापस से उस बैलेंस को बिगड़ने नहीं देना चाहते, तो वापस से वो नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाते हैं, मतलब वापस से उस प्लगर को वापस अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हाउ हार्ड मस्ट वी पुल ऑन द प्लगनर बिफोर द वाटर मोलिक्यूल आर टोर्न अवे फ्रॉम ईच अदर एंड द वाटर कॉलम ब्रेक, ठीक है। तो अब इसको आप महसूस कर सकते हैं कि कितना प्रेशर आपको ये लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है टूट सकते हैं। ये जो ये कॉलम बना हुआ है यहाँ पर, इनके बीच में इन वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल, इन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो कॉलम बना हुआ है उसको आप तोड़ सकते हैं। तो ब्रेकिंग द वाटर कॉलम रिक्वायर सफिशिएंट एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड द वाटर अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल टू वन अनदर। एक दूसरे से जो वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं उनके बीच में जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें काफी ज्यादा अमाउंट में जो है ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है। केयरफुल स्टडी हैव डेमोन्स्ट्रेट द वाटर इज स्मॉल कैपिलरी। तो हमने देखा कि अगर हम ध्यान से देखें तो जो वाटर होता है वो, इसमें वाटर जो होता है वो, इस डेमोन्स्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो वाटर होता है वो यहाँ पर एक कैपिलरी या कॉलम का निर्माण कर लेता है ना। कैन रेसिस्ट टेंशन मोर नेगेटिव देन 30 मेगापास्कल। कितना होता है ये, -30 MPa होता है, 30 मेगापास्कल होता है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट टेंशन इज अपोजिट टू कंप्रेशन, ठीक है। तो नेगेटिव साइन जो होता है वो कंप्रेशन के अपोजिट जो है काम करता है। अगर पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव 3 मेगापास्कल होता, तो इसका मतलब है कि ये कंप्रेस कर रहा है। और अगर नेगेटिव साइन यहाँ पर है तो ये क्या कर रहा है, इसको तोड़ रहा है, कॉलम को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारे इस वाटर की। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
और जो डीपीपी है वो आप करते रहिए। डीपीपी अब कल, आज आपके पास वीडियो आ गया है, कल आपके पास डीपीपी आ जाएगा, तो उसको सोल्व करके आप भेजें। और मेरे जो पर्सनल नंबर आपके पास है, जिस ग्रुप में आप जुड़े हो, मेरा नाम ढूंढो और फटाफट से उसके ऊपर अपना कागज के ऊपर डीपीपी को कागज के ऊपर लिख के भेजना है ना। डीपीपी को कागज के ऊपर सोल्व करके आप भेज दो, मतलब कॉपी रखो अपनी एक ना, रजिस्टर जिसमें आप नोट कर रहे हो, वहीं पर डीपीपी नंबर 1 डालो और वहीं पर उसको सोल्व करो। ठीक है, ज्यादातर बिना देखे लिखने की कोशिश करो। सॉल्यूशन आपके पास है, आंसर आपके पास है, अब अपने मन से आप उसके अंदर लिखना शुरू करो और फिर उसको आप मुझे भेजो। और नहीं भी भेजो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लिख के रख लो अपने पास में, क्योंकि जब क्लास होगी अपनी तो फिर मैं चेक करूंगा उसको। ठीक है, डेली सिग्नेचर चाहिए उसके ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।